ठीक है, चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, टॉर्सन। आप लोगों ने कहा भी था कि सर टॉर्सन स्टार्ट कर दीजिए, एक यूनिट जो होगा हम लोग कवर करेंगे, ठीक ना। तो टॉर्सन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और टॉर्सन फिनिश करने के बाद कोशिश होगी कि लास्ट यूनिट भी मैं कंप्लीट करा दूँ, ठीक ना। जहाँ तक होगा क्लासेस चलती रहेंगी, 10 बच्चे भी आएंगे तो मैं 1-2 क्लास करके बढ़ाता रहूँगा ताकि जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक कर सकूँ। फर्स्ट पेपर आपका कब है? पहला पेपर 23। अच्छा, 23 मई से पहला पेपर स्टार्ट ही है, तब तो बहुत समय है अपने पास, ठीक ना। ठीक है, तब तो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है ना, चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉर्सन। टॉर्सन चैप्टर किससे रिलेटेड होता है भाई? शाफ्ट से। टॉर्सन चैप्टर किससे रिलेटेड है? शाफ्ट। शाफ्ट क्या होता है? हम लोगों ने पहले ही थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस किया था मैकेनिकल एनर्जी को, और हम लोगों ने कहा था एक रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक ना। तो शाफ्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये क्या है? एक मशीन एलिमेंट है। शाफ्ट क्या है भाई? ये एक मशीन एलिमेंट है जो किस काम आता है भाई? ट्रांसमिशन ऑफ पावर। शाफ्ट किस कार्य में आता है? पावर को ट्रांसमिट करने में एक स्थान से दूसरा स्थान बाय यूजिंग रोटेशन। बात समझ में आ रही है ना? पावर को ट्रांसमिट करना कैसे? बाय यूजिंग रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का यूज करते हुए पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करने के काम आता है हमारा शाफ्ट। इसके अलावा मशीन एलिमेंट के अलावा यदि हम देखें तो शाफ्ट का यूज स्ट्रक्चर में भी होता है। यानी शाफ्ट को हम एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट के रूप में भी देख सकते हैं, लाइक कॉलम। जो कॉलम होते हैं दे आर जस्ट लाइक शाफ्ट। अगर वो कॉलम सर्कुलर है तो सर्कुलर शाफ्ट की तरह आपको दिखेगा। जो कॉलम बिल्डिंग्स में बनाए जाते हैं, ठीक ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टड्स एंड कॉलम, वो भी आपके सिलेबस में है, ठीक ना। तो कॉलम क्या होता है कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है, स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, ठीक ना। तो शाफ्ट यहां पर जो हम लोग का कंसर्न है, शाफ्ट किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जो पावर को ट्रांसमिट करे। और जो स्ट्रक्चरल मेंबर होगा जिसको कि हम कॉलम बोलेंगे वो हम अलग चैप्टर कॉलम के अंदर पढ़ेंगे, कॉलम एंड स्ट्रट के अंदर उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो शाफ्ट पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली मशीन एलिमेंट है जिसका यूज हम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यूजिंग रोटेशनल मोशन। क्लियर है? तो शाफ्ट के विषय में हम लोगों को जानना है। दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो है टॉर्क। ठीक है भाई, टॉर्क क्या होता है भाई? हाँ, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस प्रोडक्ट को, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं? टॉर्क। ये रोटेशन उत्पन्न करता है। ये क्या उत्पन्न करता है? रोटेशन, ठीक ना। ये चीज हम लोगों ने जब हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पढ़ रहे थे तो वहां भी हम लोगों ने मोमेंट निकाला था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो हमें या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देता था। यहां भी कोई फोर्स लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल नट बोल्ट हम लोग रेंच से खोलते हैं ना, तो वहां पर हम क्या अप्लाई करते हैं? वी आर जस्ट अप्लाइंग टॉर्क, फोर्स और साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम वहां पर टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो टॉर्क के बाद अब हम लोगों को जानना है किसके विषय में? टॉर्सन। टॉर्सन क्या है भाई? जो हम ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर? शाफ्ट के ऊपर। ये क्या, कैसा इफेक्ट? एक इफेक्ट उत्पन्न करता है। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टॉर्सन कहते हैं। जब हम किसी शाफ्ट के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई करते हैं, ठीक ना, क्या अप्लाई करते हैं भाई? ऐसा मोमेंट जो सिस्टम को ट्विस्ट करे। क्या करे? ट्विस्ट करे। तो ये ट्विस्टिंग मोमेंट का जो इफेक्ट है उसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टॉर्सन कहते हैं। ठीक है, तो हमने जाना शाफ्ट क्या है, टॉर्क क्या है और
ट्विस्टिंग मोमेंट या फिर टॉर्क, दैट इज टॉर्सन क्या है। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर बात आती है प्योर टॉर्सन की। हम लोग किसकी बात करेंगे भाई? प्योर टॉर्सन। प्योर टॉर्सन का क्या मतलब होता है, इसके लिए मुझे डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, तो पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, फिर आपको आगे डिटेल में बताता हूं। क्या समझने वाले हैं? प्योर टॉर्सन क्या होता है। प्योर टॉर्सन को समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक शाफ्ट को कंसिडर किया है। इस शाफ्ट के एक पार्ट को हमने क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया, और दूसरा हिस्सा फ्री है। यहाँ पर एक ट्विस्टिंग कपल कार्य कर रहा है, ठीक है, देख रहे हैं, जो इक्वल एंड अपोजिट है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस शाफ्ट को कैसे रोटेट कराएगा? क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है? ये ट्विस्टिंग कपल इस शाफ्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। ये हो गया फोर्स P, और यहां से यहां तक ये जो रेडियस है ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो दो इक्वल एंड अपोजिट यहां पर आपके फोर्सेस लग रहे हैं, और ये दोनों मिलकर एक ट्विस्टिंग कपल को उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दें, ये जो एक्सिस जा रही है, जो बीच से जा रही है, दिस एक्सिस इज अलोंग द लेंथ ऑफ द शाफ्ट। इस एक्सिस को हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ये जो बीचों बीच एक्सिस पार हो रही है, इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। बात समझ में आ रही है ना? ये वाला, ये जो दिख रहा है सर्कुलर, ये क्या है? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस शाफ्ट का क्या है भाई? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो प्लेन होगा, इस प्लेन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स प्लेन। क्या कहेंगे भाई? ट्रांसवर्स प्लेन। ये जो ट्विस्टिंग कपल लग रहा है, ये किस प्लेन में लगना चाहिए? अलोंग द क्रॉस सेक्शन, यानी किस प्लेन में लगना चाहिए? ट्रांसवर्स प्लेन। अगर ये हमारा शाफ्ट है, ये हमारा क्या है? एक सर्कुलर शाफ्ट, ठीक ना। तो ये जो एक्सिस है, जो इसकी लेंथ के लॉन्ग है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और इसका ये जो सामने का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये कौन सा प्लेन कहलाएगा? ट्रांसवर्स प्लेन कहलाएगा। तो जो ट्विस्टिंग मोमेंट लगना चाहिए या ट्विस्टिंग कपल लगना चाहिए, वो हमेशा किस प्लेन में लगना चाहिए? ट्रांसवर्स प्लेन में लगना चाहिए, अलोंग द क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखिए, फोर्स एक इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो ये फोर्स क्रॉस सेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहे हैं भाई? 0 डिग्री। हमने पहले ही सीखा था कि फोर्स which is acting parallel to the cross section and normal to the cross section। अगर फोर्स इधर से जा रहा था तो वो क्या था? नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन। वो 90 डिग्री सरफेस के साथ कितना बना रहा था? 90 डिग्री। पेन दीजिए। ये देखिए, अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये अगर फोर्स का डायरेक्शन, और ये हमारा प्लेन है क्रॉस सेक्शन का, तो इसके साथ ये फोर्स का डायरेक्शन और ये प्लेन, कितना एंगल बन रहा है? लेकिन यदि इस पे फोर्स ऐसे लगे, ऐसे या फिर ऐसे, उस केस में ये प्लेन है हमारा, उसके साथ ये कितना एंगल बनाया भाई? 0 या 180, ठीक ना। तो यहां पर ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं, ये कितना एंगल बना रहे हैं क्रॉस सेक्शन के साथ? 0 डिग्री, ट्रांसवर्स प्लेन में। इसका मतलब है ये क्या हुए? इसके लिए शियर फोर्स हुए। बात समझ में आ रही है? तो अगर शियर फोर्स लग रहा है तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कौन सा स्ट्रेस होगा भाई? शियर स्ट्रेस। पहली चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि शाफ्ट के केस में कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, कौन सा स्ट्रेन डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि लगने वाला जो फोर्स है वो 0 डिग्री बना रहा है क्रॉस सेक्शन के साथ, बिकॉज दे आर पैरेलल टू दी क्रॉस सेक्शन। तो यहां पर क्या आप नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे? नहीं। आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि जो फोर्स लगा है ये तो शियर फोर्स है भाई, बिकॉज दीज फोर्सेज आर पैरेलल टू दी क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसको घुमाऊं तो मैं फोर्स लगा रहा हूं, देखिए ये एक फिंगर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, नीचे वाला फिंगर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, दिख रहा है? एक ये इधर धकेलता है और पीछे वाला इधर धकेलता है। ये दोनों फोर्स पैरेलल टू ईच अदर हैं, दैट्स व्हाई दे आर क्रिएटिंग अ ट्विस्टिंग मोमेंट।
ये क्या उत्पन्न कर रहे हैं? ट्विस्टिंग मोमेंट। तो इसके कारण क्या होगा? हमारा टॉर्सन उत्पन्न होगा। अभी अभी हम डिस्कस किया था कि ट्विस्टिंग मोमेंट का जो इफेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? टॉर्सन कहते हैं। तो प्योर टॉर्सन क्या है भाई? ऐसा ट्विस्टिंग मोमेंट जिसका थ्रू आउट द लेंथ मैग्नीट्यूड क्या रहे? कांस्टेंट रहे, मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन ना हो, उसी ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्सन को हम क्या कहते हैं? प्योर टॉर्सन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? थ्रू आउट द लेंथ मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना हो, यदि ऐसा है तो उस टॉर्सन को हम क्या कहेंगे? प्योर। तो प्योर टॉर्सन के लिए कितनी शर्तें हुई भाई? सबसे पहली शर्त कि जो ट्विस्टिंग कपल लगने चाहिए वो हमेशा ट्रांसवर्स प्लेन में लगने चाहिए, और उनका जो मैग्नीट्यूड हो थ्रू आउट द लेंथ क्या रहे? वो कांस्टेंट रहे, उसमें कोई भी बदलाव ना हो, तब उस टॉर्सन को हम क्या कहेंगे? प्योर टॉर्सन कहेंगे। बात समझ में आ रही है? प्योर टॉर्सन कब होगा? जब मैग्नीट्यूड में जो टॉर्सन का यहां जो मैग्नीट्यूड है क्रॉस सेक्शन टू क्रॉस सेक्शन वो चेंज ना हो, थ्रू आउट द लेंथ क्या रहे? एक समान रहे। बात समझ में आ रही है? तब जाकर के हम टॉर्सन को क्या कह देते हैं? प्योर टॉर्सन कहते हैं। अच्छा, टॉर्सन को पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ एजम्पशंस लेने पड़ते हैं। बात समझ में आ रही है? टॉर्सन चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए और टॉर्सन इन अ शाफ्ट को स्टडी करने के लिए पहले हमें कुछ एजम्पशंस लेने होते हैं। एजम्पशंस का मतलब क्या है भाई? बाध्यताएं, मान्यताएं, और एक तरीके से कहें तो लिमिटेशन, बाउंड्री, जिस बाउंड्री को हमें क्रॉस नहीं करना। तो पहला जो हमारा एजम्पशन है कि मटेरियल इज होमोजीनियस। मटेरियल कैसा हो? शाफ्ट का, शाफ्ट का मटेरियल होमोजीनियस हो। होमोजीनियस का मतलब है डेंसिटी में कोई बदलाव ना हो। थ्रू आउट जो शाफ्ट का मटेरियल है उसकी डेंसिटी क्या रहे? एक समान रहे। दूसरा एजम्पशन है मटेरियल इज आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब है जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो प्रत्येक डायरेक्शन में क्या रहे? एक समान रहे, प्रॉपर्टीज में कोई चेंज ना हो। ऐसा ना हो कि एक्सपेंशन में कुछ और प्रॉपर्टी हो जाए और कंप्रेशन में कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइसोट्रॉपिक का मतलब इन ऑल द डायरेक्शन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। बात समझ में आ रही? तीसरा, मटेरियल कंप्लीटली इलास्टिक होना चाहिए। तीसरा एजम्पशन क्या है भाई? मटेरियल क्या होना चाहिए? कंप्लीटली इलास्टिक होना चाहिए। चौथा एजम्पशन, हुक्स लॉ को हम क्रॉस ना करें, यानी हम इलास्टिक लिमिट को क्रॉस ना करें। हम ट्विस्ट तो करें, ठीक है ना, ट्विस्टिंग मोमेंट तो अप्लाई करें, लेकिन इतना ना कर दें कि हम इलास्टिक से कहां पहुंच जाए? प्लास्टिक। हमको सारा काम किस दायरे में रह के करना है? इलास्टिक रीजन के अंदर रह के करना है। सारा एक्सपेरिमेंट जो भी स्टडी करना है विद इन इलास्टिक लिमिट करना है। ठीक है। अगला एजम्पशन क्या है भाई? जब आप ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई करें तो रेडियस बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। जो यहां पे ये जो रेडियस बन रहा है ये रेडियस क्या होना चाहिए? स्ट्रेट, मतलब टेढ़ा नहीं होना चाहिए। जब आप ट्विस्टिंग कपल अप्लाई करें तो रेडियस में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, ठीक ना, रेडियस शुड मस्ट बी स्ट्रेट। दूसरा, जो भी डायामीटर है सारे डायामीटर सेम एंगल से टर्न करने चाहिए। अगर इसने 5 डिग्री चेंज किया है तो जितने भी होंगे सबके सब कितने से घूमेंगे? 5 डिग्री से ही घूमेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। और चौथा जो लास्ट आपका एजम्पशन है वो क्या है? इट शुड मस्ट बी अ केस ऑफ प्योर टॉर्सन। प्योर टॉर्सन का मतलब ट्विस्टिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द लेंथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये वो एजम्पशन है जिनके बेसिस पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टॉर्सन इन अ शाफ्ट। होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक, इलास्टिक, हुक्स लॉ, ठीक ना, और रेडियस स्ट्रेट होना चाहिए। डायमीटर जितना से घूमे सारे के सारे डायमीटर क्या होना चाहिए? सेम एंगल से टर्न करने चाहिए। और ट्विस्टिंग मोमेंट की जो वैल्यू है
शुड मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द शाफ्ट। ये सारे जम्पशंस को हमें लेके चलना है, तब जाकर के हम टॉर्शन को पढ़ पाएंगे। ठीक है, इस टॉर्शन में चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है भाई, ये जानना बहुत जरूरी है। एक तो हमने जाना इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है शाफ्ट को जानना, ठीक ना, क्योंकि टॉर्शन हम किस पे अप्लाई करने वाले हैं, शाफ्ट के ऊपर। बेसिकली इस चैप्टर का यूज डिजाइन पर्पस के लिए किया जाता है, जब आपको कोई शाफ्ट डिजाइन करना हो, ठीक ना। अगर हमें पावर ट्रांसमिट करनी है तो हमें किस तरह का शाफ्ट लेना पड़ेगा, किस साइज का शाफ्ट लेना पड़ेगा, उसका डायमीटर क्या होना चाहिए, ये सब चीजें हम कब डिसाइड कर पाएंगे, जब हम टॉर्शन के विषय में जानेंगे। बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली इस चैप्टर का यूज कहां पे है भाई, डिजाइन ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट की डिजाइनिंग में आपको कितना पावर ट्रांसमिट करना है, उसके लिए किस मटेरियल का आपके पास शाफ्ट है, तो उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, लेंथ क्या है, रिजिडिटी क्या है, ये सारी चीजें जो हैं जो डिजाइन ऑफ शाफ्ट में यूज होती है, इनको हमें यहां स्टडी करनी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। यहां पर एक डेरिवेशन भी हमको जानना है, और वो डेरिवेशन है इक्वेशन ऑफ टॉर्शन। टॉर्शन का एक इक्वेशन है, और यही एकमात्र इक्वेशन भी है इस चैप्टर में, ठीक ना, जिसको कि हमें ड्राइव करना है, और नाम क्या है भाई, टॉर्शन इक्वेशन। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से आएगा, और कोई जगह बचता ही नहीं है। दूसरा चीज हम जो यहाँ पे स्टडी करते हैं, किसी शाफ्ट के द्वारा मैक्सिमम कितना टॉर्क ट्रांसमिट किया जा सकता है, ये चीज हम मैथमेटिकली फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे पास कोई शाफ्ट है तो उससे हम कितना पावर क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार आता है, सॉलिड शाफ्ट एंड हॉलो शाफ्ट, इन दोनों का कंपैरिजन, ठीक ना। सॉलिड शाफ्ट हमारे लिए बेहतर है कि हॉलो शाफ्ट हमारे लिए बेहतर है, ठीक ना, इन दोनों का क्या होता है, कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो हमें टॉर्शन इक्वेशन के विषय में जानना है। उसके बाद किसी शाफ्ट का डायमीटर कैसे निकालें ये समझना है, किसी शाफ्ट के द्वारा कितना पावर मैक्सिमम कितना पावर ट्रांसमिट किया जा सकता है। दूसरी चीज, शाफ्ट में जब हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, और ये भी पता है हमें कि वो स्ट्रेस कौन सा होगा, शियर स्ट्रेस होगा। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, डिजाइन के लिए हमारे लिए जाना जरूरी है, ठीक ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द रेसिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ अ शाफ्ट। अगर हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं तो उस टॉर्क को शाफ्ट का मटेरियल क्या कर रहा होगा, रेसिस्ट कर रहा होगा, विरोध कर रहा होगा। अगर मैं इसको मोड़ना चाहूं, टर्न करना चाहूं, तो मटेरियल क्या चाहेगा, मटेरियल हमारे द्वारा लगाया गया टॉर्क का क्या करेगा, विरोध करेगा, उसको अपोज करेगा, और उसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। जो रेसिस्टिंग टॉर्क मटेरियल में डेवलप हो रहा है उसे क्या कहते हैं भाई, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक ना, या रेसिस्टिव टॉर्क कहते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज लगा रहे हैं तो मटेरियल किधर लगा रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा होगा। तो मटेरियल कितना रेसिस्ट कर सकता है, क्योंकि मटेरियल की एक वैल्यूज तो फिक्स है ना, मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। उसके रिस्पेक्ट में ये कहां तक क्या कर सकता है, रेसिस्ट कर सकता है, मैक्सिमम कैपेबिलिटी टू रेसिस्ट द टॉर्क, ठीक ना। तो इसकी मैक्सिमम रेसिस्टिंग कैपेसिटी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और लास्टली हम ये कंपेयर करेंगे कि हमारे लिए कौन बेहतर है, सॉलिड शाफ्ट बेहतर है या फिर हॉलो शाफ्ट बेहतर है, ठीक ना। चलिए शुरुआत करते हैं। एजम्पशन का खास ध्यान रखेंगे, बिना एजम्पशंस के हम लोग टॉर्शन इक्वेशन को डिराइव नहीं कर सकते। टॉर्शन इक्वेशन को डिराइव करने के लिए जो मैंने एजम्पशंस बोले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, टॉर्शन इक्वेशन को डिराइव करते हैं। अच्छा, कुछ और भी चीजें हैं, पहले उनको जाने, उसके बाद हम लोग टॉर्शन इक्वेशन को डिराइव करने चलेंगे। वो चीजें क्या है भाई, एंगल ऑफ ट्विस्ट, और एक क्या है, शियर एंगल, ठीक ना। ये दो एंगल आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं, और इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है।
दोनों को देख करके अक्सर कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले हम किसको जानेंगे? एंगल ऑफ ट्विस्ट को। जब हम शाफ्ट को रोटेट करते हैं तो ये सिरा तो फिक्स है, इसमें कितना रोटेशन होगा भाई? 0। फिक्स है तो कितना हुआ? 0। ये क्या कर गया? रोटेट किया। अब जरा बताएं, सपोज दिस पॉइंट इज ए, ठीक है, और इसके सामने का ये पॉइंट है बी। अब हमने इस पे टॉर्क अप्लाई किया तो ये सिरा तो मूव नहीं करेगा, बट ये सिरा मूव करके बी क्या बन गया? बी डैश। बी क्या बन गया भाई? पहले ये बी था, ये सिरा बी था, और अब ये घूम करके कहां चला गया है? लेकिन व्हाट अबाउट ए? ए और ए डैश क्या रहेंगे? एक ही पॉइंट पे रहेंगे, क्योंकि ए वाला हिस्सा तो फिक्स है ना, तो यहां कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। तो इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट ए डैश सेम पॉइंट रहेंगे, कोई चेंज। जबकि यहां पर बी से ये क्या बन गया? बी डैश। इस दौरान हमारा ये जो क्रॉस सेक्शन है ये भी कुछ एंगल क्या किया? टर्न किया। वो एंगल हमने कितना माना? थीटा। इसी एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ ट्विस्ट। दैट इज एंगल टर्न एट द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो हमें एंगल में चेंज दिख रहा है उसी एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं, ठीक ना। ड्यूरिंग प्योर टॉर्सन, प्योर टॉर्सन के दौरान शाफ्ट के क्रॉस सेक्शन पर एंगल में जो बदलाव आता है उस एंगल को और उस बदलाव को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ ट्विस्ट। इसको हम बेसिकली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेरिएशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? देखें थोड़ा सा, यहां पर कितना चेंज होगा भाई एंगल में? 0। एंगल ऑफ ट्विस्ट एट फिक्स एंड कितना होगा? यानी थीटा की वैल्यू फिक्स एंड पर 0 और फ्री एंड पर मैक्सिमम कह सकते हैं ना। फ्री एंड पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। यानी अलोंग द लेंथ ऑफ द शाफ्ट, जब हम फिक्स एंड से किधर मूव करें? फ्री एंड, तो थीटा की वैल्यू लगातार क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और जब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया पे पहुंचेंगे उस समय थीटा की वैल्यू हमारे लिए क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसका मतलब है, देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्रॉस सेक्शन टू क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है? वैरी कर रहा है। समझे? अगर आपने फिक्स एंड पे क्रॉस सेक्शन लिया तो वहां पर एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या मिलेगा? 0। आपने मिड में लिया तो थीटा की कुछ और वैल्यू मिलेगी, और आपने फ्री एंड पर लिया तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लगी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप क्रॉस सेक्शन चेंज करेंगे थीटा की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी, इंक्रीज करते जाएगी, और क्रॉस सेक्शन पर जाकर के, फ्री क्रॉस सेक्शन पर जाकर के ये क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। बात समझ में आ रही? दूसरी चीज, आप रेडियस के साथ वेरिएशन को देखो। जरा देखो, यहां पर जब रेडियस 0 था उस समय थीटा की वैल्यू क्या थी? 0। यहां पर जब रेडियस r हो गया तो भी थीटा कितनी है? 0, क्योंकि ये कौन सा एंड है? फिक्स एंड। यहां पर आओ जरा देखो भाई, यहां रेडियस 0 है और यहां पर रेडियस मैक्सिमम है। बात समझ में आ रही है? तो क्या थीटा रेडियस के साथ चेंज हो रहा है? थीटा की वैल्यू या और एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू क्या रेडियस के साथ चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। जरा ध्यान से देखो, यहां के लिए रेडियस r होगा, ऐसे समझो, ये है यहां से यहां तक कैपिटल R, तो एंगल कितना है? थीटा। अगर हम यहां से यहां तक देखें, ये है स्मॉल r, तो भी एंगल कितना होगा? थीटा। यानी एंगल ऑफ ट्विस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। ठीक ना, एंगल ऑफ ट्विस्ट को रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हर रेडियस के लिए एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। एंगल ऑफ ट्विस्ट घटता बढ़ता है विद द लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन।
फिक्स यूनिट से कितनी लंबाई पे ले रहे हैं उसके अनुसार थीटा की वैल्यू बढ़ती या, और दिख रहा है ना भाई कि यहां पर 0 है और इधर जाकर क्या हो गया, यानी यहां से इस डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। रेडियस से कोई लेना देना इसका नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब दूसरा समझते हैं, शियर एंगल। शियर एंगल क्या है? ठीक ना, जब मैं इसको टर्न करूंगा, ध्यान से देखना, मैंने एक लाइन खींच लिया और अब मैं इसको टर्न कर रहा हूं, ठीक ना। अगर मैं इस सेक्शन को पकड़ के इसको टर्न करूं तो क्या होगा भाई, ध्यान दे, शुरुआत में ये रेड लाइन थी, टर्न करने के बाद ये रेड लाइन कहां पहुंच गई, बी डैश पे पहुंच चुकी है। तो ये जो एंगल जनरेट हो रहा है किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, ठीक ना। ये एंगल को हम क्या कहते हैं, शियर एंगल कहते हैं। और याद कीजिए जरा, शियर एंगल इज नथिंग बट चेंज इन राइट एंगल, पहले चैप्टर में हमने पढ़ाया है, ठीक ना। शियर एंगल को ही हम शियर स्ट्रेन भी कहते हैं। अगर आप नोट्स खोल के देखें तो मैंने बता रखा है कि शियर एंगल इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू शियर स्ट्रेन। अब जरा इस एंगल के बारे में देखिए, सरफेस पे ये जो एंगल में बदलाव हो रहा है इसके बारे में समझें, ठीक ना। जरा ध्यान दें, जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो सेंटर में जो लाइन था ये कितना घूमेगा, वो नहीं घूमेगा, बस यही बात पकड़ के रखनी है। आपने जब घुमाया तो एक पॉइंट यहां था, वो घूम के थोड़ा सा आगे चला गया, यहां से यहां चला गया, बट ये जो सेंटर में लाइन थी जिसको कि आप लॉन्गिट्यूडनल सेंट्रल एक्सिस कह रहे थे, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो अपनी जगह पे ही रहती है। चेंज सिर्फ आउटर सरफेस में हो रहा है, इंटरनल सेंट्रल लाइन में कोई चेंज नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? अब जरा कंपेयर करो इस फाई को, फाई की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी भाई, सरफेस के ऊपर। फाई की मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी, जैसे जैसे सरफेस के अंदर जाएंगे, इस सेंट्रल लाइन, आपको पता है कि सेंट्रल लाइन पे कोई टॉर्क काम नहीं करने वाला, तो सेंट्रल लाइन पे फाई की वैल्यू कितनी होगी, हाँ जी 0। ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जा रही है इसके ऊपर कितना एंगल टर्न हुआ होगा, 0। और जैसे जैसे हम सरफेस के ऊपर आते जाएंगे फाई की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी फाई की वैल्यू 0 कहां पे है, सेंट्रल एक्सिस पे, सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। और जैसे जैसे हम यहां से ऊपर की तरफ, ऊपर का मतलब आउटर सरफेस की तरफ आ रहे हैं, क्या होगा, फाई बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। और सेंट्रल एक्सिस के पास जाकर क्या होगा, 0। इसका क्या मतलब है भाई, सेंट्रल एक्सिस पर रेडियस की वैल्यू कितनी है और आउटर पे जाके r। बात समझ में आ रही है? यानी फाई किसके साथ चेंज हो रहा है, रेडियस के साथ चेंज हो रहा है। जहां रेडियस 0 है वहां फाई भी क्या है। यानी अगर कोई पूछे कि शाफ्ट के सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे कितना शियर स्ट्रेन डेवलप होगा, इट विल बी 0, क्योंकि उसके इसमें कोई चेंज होता ही नहीं है, सेंट्रल एक्सिस में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो टॉर्सन के कारण हमें दिखेगा कहां, आउटर सरफेस पे। और जैसे जैसे आउटर सरफेस से हम अंदर जाएंगे इफेक्ट कम होता जाएगा, और जब सेंट्रल एक्सिस पे पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही चीज समझनी है। इसका मतलब है फाई का जो वेरिएशन है वो किस पे निर्भर कर रहा है, रेडियस पे। जहां रेडियस सबसे ज्यादा का मतलब आउटर सरफेस, क्रॉस सेक्शन का जो आउटर सरफेस होगा वहां रेडियस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक ना। तो वहां पर शियर एंगल की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम। शियर स्ट्रेन की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम। और शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम। दिस इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। शाफ्ट में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां पे होता है, आउटर सरफेस। कहां होता है भाई, आउटर सरफेस पे
शियर स्ट्रेन भी मैक्सिमम होता है और शियर स्ट्रेस भी मैक्सिमम होता है। क्लियर है? तो ये यहां पर जीरो और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये किस पे निर्भर नहीं करता, लेंथ से इसको कोई लेना देना नहीं है। किस पे निर्भर करेगा भाई, रेडियस पे निर्भर करेगा। तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग हैं। आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट का अलग से ध्यान रखना है और शियर एंगल का अलग से ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? आइए देखते हैं कि टॉर्सन इक्वेशन जो है हमारा उसको हम कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, आइए आइए देखते हैं कि हम टॉर्सन इक्वेशन कैसे डिराइव करें। इस चैप्टर में यही एक इक्वेशन है, ठीक ना। और अगर आप एसएससी का पेपर उठाकर के देखें तो आपको ये चीज़ दिखेगी कि जितने भी प्रॉब्लम आए हुए हैं, ठीक ना, सब के सब किसके ऊपर बेस्ड हैं, टॉर्सन इक्वेशन के ऊपर बेस्ड, ठीक ना। एसएससी में यहाँ से सिर्फ 3 ही तरह के क्वेश्चन आए हैं, सीधे सीधे टॉर्सन इक्वेशन से, या फिर पावर ट्रांसमिटेड बाय अ शाफ्ट, या फिर कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड शाफ्ट एंड हॉलो शाफ्ट, ठीक ना। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर ही हम लोग फोकस करेंगे और यही आपका सिलेबस है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉर्सन इक्वेशन है, जिसपे करीब करीब 60 से 70% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या है टॉर्सन इक्वेशन, देखें। टॉर्सन इक्वेशन के लिए थोड़ा सा हम इस डायग्राम को देखते हैं। इसमें हमने अभी भी देखा कि जो थीटा की वैल्यू है उसका वेरिएशन कैसे होता है, वो क्रॉस सेक्शन टू क्रॉस सेक्शन वैरी करती है, जबकि फाई रेडियस टू रेडियस क्या करता है, वैरी करता है। ठीक है, अगर आप ट्रायंगल ए बी B1 को देखें, ए बी और इस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया है, बी डैश, सॉरी ए बी डैश को देखें, क्योंकि आपने इसको ट्विस्ट किया है, ट्विस्टिंग कपल लगा है, तो ये पॉइंट बी से कहां पहुंच गया है, बी डैश पे पहुंच गया है। ठीक है, अगर आप tan फाई लेते हैं तो tan फाई क्या आएगा भाई, अच्छा बात ये आती कि tan फाई क्यों ले रहे हैं भाई, sin फाई क्यों नहीं ले लिया, cos फाई क्यों नहीं ले लिया, हाँ भाई, हाँ हमें जो वैल्यूज मालूम है वो tan फाई की सारी वैल्यूज मालूम है, और हमने ये भी देखा है कि फॉर स्मॉल चेंज tan फाई की, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा ही होती है। तो अगर हमें इस फाई को निकालना है तो हम सिंपली क्या लेंगे, tan फाई। क्योंकि ये सारा काम विद इन इलास्टिक लिमिट हो रहा है तो चेंज क्या हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है, इसलिए tan फाई को हम क्या लिख लेंगे, फाई लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस ट्रायंगल में यदि आप tan फाई लें तो आप क्या लिख सकते हैं, बीबी डैश, बहुत स्मॉल चेंज के लिए इसको हम एक स्ट्रेट लाइन के तौर पर ले सकते हैं बीबी डैश को, ठीक ना, बीबी डैश अपॉन ए बी लिख सकते हैं ना। बीबी डैश, ध्यान दें, बीबी डैश को अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया के रिस्पेक्ट में देखें तो सपोज दिस इज आर, रेडियस, आउटर रेडियस इज कैपिटल आर, ठीक ना, और ये एंगल कितना है, बी से बी डैश में कितना एंगल टर्न हुआ है, थीटा। तो बी से बी डैश को आप क्या लिख सकते हैं भाई, आर इंटू थीटा लिख सकते हैं। किसी सर्कल में अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो ये किसके बराबर होता है, इफ दिस इज आर एंड एंगल टर्न इज थीटा, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होता है, आर इंटू थीटा। तो बी से बी डैश भी तो एक सर्कल का हिस्सा है भाई, ठीक ना। तो बी बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर इंटू थीटा लिख सकते हैं। सो इट इज कैपिटल आर इंटू थीटा अपॉन ए बी को हम लिख सकते हैं एल, एल इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट और डिस्टेंस बिटवीन फ्री एंड एंड फिक्स एंड, ठीक है। नाउ फॉर फाई टू बी वेरी स्मॉल, tan phi is equal to phi and this is equal to what, phi क्या है हमारा भाई, शियर एंगल है,
बात समझ में आ रही है? सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू आर थीटा अपॉन एल। क्लियर है? पहले जब हम शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन पढ़ रहे थे तो हमने जाना था कि ये जो फाई है, जो शियर एंगल है, दिस इज इक्वल टू गामा, जहां गामा क्या है भाई? शियर क्या है? शियर स्ट्रेन। शियर एंगल को ही अगर आप डेरिवेशन देखें तो मैंने करा रखा है, शियर एंगल को ही हम क्या कहते हैं? शियर स्ट्रेन कहते हैं। अपना नोट्स खोल के देखें, आपको दिखेगा वहां पे शियर एंगल इज सेम। शियर एंगल की जो वैल्यू आई थी और जो शियर स्ट्रेन की वैल्यू आई थी, दोनों क्या हैं? सेम थी। तो शियर एंगल को ही हम क्या कहते हैं? शियर स्ट्रेन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? सो ध्यान दें, अगर आप यहां से शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के रिलेशन को देखें तो वो कौन देता है भाई? शियर मॉडुलस। जैसे यंग्स मॉडुलस था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वैसे ही शियर मॉडुलस भी था, जिसको कि हम लोगों ने किससे डिफाइन किया था? जी से। शियर स्ट्रेस टाउ अपॉन शियर स्ट्रेस गामा था। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? यहां से हम लोग लिख सकते हैं शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू जी इंटू गामा। हाँ जी ना। एक चीज देखें, ये जहां पर स्ट्रेन मैक्सिमम होगा वहां पर स्ट्रेस भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और स्ट्रेन यानी फाई मैक्सिमम कहां पे है? आउटर सरफेस पे। आउटर सरफेस यानी जहां रेडियस कितना है? कैपिटल आर। बात समझ में आ रही है? वहां पर स्ट्रेन की वैल्यू या फाई की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। जहां स्ट्रेन मैक्सिमम होगा वहां स्ट्रेस भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये सब कुछ विद इन इलास्टिक लिमिट हो रही है। ठीक। जो फाई है, फाई का मतलब शियर एंगल। शियर एंगल किसके बराबर है भाई? शियर स्ट्रेन। जहां पर फाई मैक्सिमम होगा वहां शियर स्ट्रेन भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम कहां पे होगा? आउटर। अभी अपने हम देखा कि सेंट्रल एक्सिस पर फाई की वैल्यू 0 होगी और आउटर सरफेस पे फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्लियर है? इसका मतलब है कि जो टाउ यानी शियर स्ट्रेस है, ये भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को कहां पे अचीव करेगा? आउटर सरफेस पे। क्लियर है? सो क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसा? देखेंगे, टाउ एट आउटर सरफेस, बाहरी शाफ्ट के बाहरी सरफेस पे टाउ क्या हो जाएगा? टाउ मैक्स इज इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ, ठीक ना, गामा मैक्स। लिख सकते हैं ना। एक चीज देखें, फाई की वैल्यू क्या आई है भाई? आर थीटा अपॉन एल। सो यहां से लिख सकते हैं टाउ मैक्स इज इक्वल टू जी टाइम गामा मैक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? फाई मैक्स लिख सकते हैं। और यहां से टाउ मैक्स इज इक्वल टू जी इंटू फाई मैक्स की वैल्यू हम लोग निकाल रखी है। देखिए, ये फाई जब यह मैक्सिमम होगा तो ये आर हमेशा कैपिटल आर ही रहेगा, आउटर रेडियस। ठीक ना? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर थीटा अपॉन एल। सो टाउ मैक्स अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। सपोज दिस इज आर इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? इक्वेशन 1। यहां पर टाउ मैक्स क्या है भैया? हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक ना? आर क्या है हमारा? आउटर रेडियस। ठीक है। जी शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट, और एल क्या है? लेंथ ऑफ दी शाफ्ट। क्लियर है? जब हम लोग ये कार्य कर रहे थे, शाफ्ट को क्या कर रहे थे? टर्न कर रहे थे, टॉर्क अप्लाई कर रहे थे,
तो मटेरियल क्या कर रहा होगा उस वक्त? हमारे द्वारा लगाए गए टॉर्क को क्या कर रहा होगा भाई? रेसिस्ट कर रहा होगा, रोकने की कोशिश कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा, ठीक ना। तो शाफ्ट के अंदर ये जो रेसिस्टिंग टॉर्क डेवलप हो रहा था, इसे ही हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक ना। रेसिस्टिव टॉर्क जो कहां डेवलप हुआ? इनसाइड द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट। जब आपने इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई किया तो शाफ्ट के मटेरियल ने क्या किया? आपके द्वारा अप्लाई किए गए टॉर्क को उसने रेसिस्ट करना शुरू किया। इसी को हम रेसिस्टिव टॉर्क भी कहते हैं और मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक ना। बात समझ में आ रही है? इसके लिए कौन सी चीज फिक्स रहेगी भाई? वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रहेगा, शाफ्ट वहीं तक तो रेसिस्ट कर पाएगा। कहां तक रेसिस्ट कर सकता है? टिल द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, यानी सहन करने की मैक्सिमम क्षमता। जो टॉर्क हम अप्लाई कर रहे हैं उसको कितना शाफ्ट क्या कर सकता है? सहन कर सकता है विद इन इलास्टिक लिमिट। उसी को हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि जब हमने इतना ट्विस्ट किया, ये टॉर्क अप्लाई किया, तो कितना मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इस शाफ्ट के अंदर डेवलप हुआ। दैट इज मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। टी आर, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? टी आर से, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। कितनी क्षमता है सहन करने की? किसकी? शाफ्ट की। कितना ज्यादा टॉर्क ये सहन कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक ना। तो आइए देखते हैं ये कितना लेगा। इसके लिए इसके क्रॉस सेक्शन को मैं बना रहा हूं यहां पे, ध्यान दीजिए। स्ट्रेस जब भी कैलकुलेट करते हैं तो पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक ना। पर यूनिट, वो कौन सा एरिया होता है भाई? क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो यहाँ जो रेसिस्टिंग या मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, जिसका रेडियस, सपोज दिस इज डायमीटर d, ठीक ना, और मैक्सिमम रेडियस इज r। मैक्सिमम रेडियस हमने कितना लिया है? r लिया, ठीक है। अब हमें सहन शक्ति निकालनी है शाफ्ट की, ठीक ना, या ये कितना रेसिस्ट कर सकता है ये निकालना है। ये किस पे निर्भर करेगा भाई? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। अब जरा देखिए ध्यान से, सेंटर से जब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है। रेडियस टू रेडियस क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हम कैसे निकालें भाई? हाँ जी, फिर से हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। हम एक स्मॉल थिकनेस ले लेंगे, स्ट्रिप ले लेंगे। अब यहां पर कैसा स्ट्रिप ले हम लोग? चूंकि क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो स्ट्रिप भी कैसा लेंगे? सर्कुलर लेंगे, ठीक ना। तो यहां से r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे हमने क्या कर दिया? एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ले लिया, ठीक है। r डिस्टेंस पे हमने, जिसका एरिया कितना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने मान लिया कितना है भाई? dA, स्मॉल dA, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और अब देखेंगे कि सिर्फ ये इतना एरिया जो है ये कितना रेसिस्ट करता है। जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 0 से कैपिटल R तक क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। यहां पर हम लोगों को ये निकालना है सबसे पहले कि ये जो स्ट्रिप है ये कितना मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस डेवलप करता है, और जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम थ्रू आउट 0 टू कैपिटल R क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमें पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना, पूरे शाफ्ट के लिए मिल जाएगा कि कितना मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टिव टॉर्क डेवलप हो रहा है, ठीक है। हमने मान लिया
कि ये जो स्मॉल एरिया हमने स्मॉल r डिस्टेंस पर स्मॉल d एरिया लिया है, ये जो रेसिस्टिव फोर्स उत्पन्न कर रहा है वो स्मॉल df है, ठीक ना। df क्या है? df इज a small resistive force developed by a small area d। ये छोटा सा एरिया कितना रेसिस्टिव फोर्स डेवलप कर रहा है भाई? df। ये फोर्स है, ठीक ना। तो रेसिस्टिव हमें क्या निकालना है भाई? मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, दैट इज रेसिस्टिव टॉर्क निकालना है। लेकिन ये क्या है? स्मॉल df, इट इज द फोर्स। इतने एरिया के कारण स्मॉल df फोर्स डेवलप हो रहा है। तो इफ dtr, स्मॉल dtr, tr को हम लोगों ने क्या माना है भाई? मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। dtr इज इक्वल टू स्मॉल मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस डेवलप्ड बाय स्मॉल एरिया, ठीक है। यही तो हम कर रहे थे। हम सबसे पहले जो स्मॉल स्ट्रिप एरिया लिया था, इसके कारण कितना मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है, यही हम क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। और जो भी वैल्यू आएगी उसी को हम क्या कर देंगे? 0 टू कैपिटल R इंटीग्रेट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो जरा देखें, dtr, ये जो स्मॉल रेसिस्टेंस है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? कैसे निकालेंगे? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? df इंटू डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है, कैपिटल R नहीं है। क्या है भाई? स्मॉल r है। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखें, ये df फोर्स है ना, ये कौन सा फोर्स होगा? शियर फोर्स। अभी अभी हम लोगों ने सीखा था कि शाफ्ट के केस में कौन सा फोर्स लग रहा है? शियर फोर्स। और याद कीजिए, शियर स्ट्रेस क्या होता है? df बाई da। दिस इज द df। df इज द स्मॉल फोर्स। तो स्मॉल फोर्स df क्या हो जाएगा? शियर स्ट्रेस इंटू da, ठीक है। टाउ क्या है यहां पर? शियर स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये दिस इज द फोर्स। और इस फोर्स को अगर हम यहां कैलकुलेट करें तो ये क्या लिख सकते हैं? dtr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? df को क्या लिख सकते हैं? टाउ इंटू da इंटू r, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये टाउ। टाउ क्या है भाई? शियर स्ट्रेस। और आपको ये शियर स्ट्रेस कहां पे है? एट अ डिस्टेंस स्मॉल r है। बात समझ में आ रही है? शियर स्ट्रेस तो है ये, लेकिन ये जो शियर स्ट्रेस है ये कितने डिस्टेंस पे डेवलप हो रहा होगा? स्मॉल r पे डेवलप हो रहा होगा। तो आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करें कि r डिस्टेंस पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, तभी तो यहां पुट कर पाएंगे। क्योंकि ये सारा काम तो हम स्मॉल स्ट्रिप के लिए कर रहे हैं ना। तो स्मॉल स्ट्रिप पे कितना शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रही है? कैसे फाइंड आउट करें भाई? हमें कुछ मालूम है? हाँ, एक वैल्यू नहीं, दो वैल्यूज मालूम है आपको। शियर स्ट्रेस की दो वैल्यूज मालूम है। पहला वैल्यू, जब स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाए? 0, तब टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमने पहले ही सीखा है कि सेंट्रल लाइन के ऊपर शियर एंगल की वैल्यू 0, तो शियर स्ट्रेन की वैल्यू 0, तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0। और दूसरा, जब r इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो, यानी कहां पर? आउटर सरफेस पे, वहां पर फाई मैक्सिमम होती है, शियर एंगल की वैल्यू मैक्सिमम होती है, शियर स्ट्रेन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और इस पॉइंट पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या होगी? मैक्सिमम। इन दो वैल्यूज के रिस्पेक्ट में हमें कहां पर निकालना होगा? एट स्मॉल r। बात समझ में आ रही है? आइए देखते हैं कैसे करेंगे।
यहां ऊपर कर देता हूं, ध्यान दे, एट टाउ वैरीज विथ आर। टाउ का मतलब है शियर स्ट्रेस, और ये किसके साथ वैरी कर रहा है? रेडियस के साथ वैरी कर रहा है, ठीक ना। एट रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल आर, टाउ इज टाउ मैक्स। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? जब हम आउटर सरफेस ले रहे हैं यानी कैपिटल आर रेडियस ले रहे हैं, तब शियर स्ट्रेस टाउ किसके बराबर है? टाउ मैक्स के बराबर है। क्लियर है? तो व्हेन रेडियस इज कितना? 1, टाउ कितना हो जाएगा भाई, बताइए। अच्छा, 10 रुपए में 100 केले, ध्यान दो, ये रुपया है, और ये 10 रुपया में कितना मिला? अधिकतम कितने मिले? 100 केले। 1 रुपया में कितना मिला? कैसे निकाला भाई? 100 बटा क्या कर दिया? तो जब रेडियस कैपिटल आर था तो टाउ टाउ मैक्स था, तो जब रेडियस 1 है तो टाउ कितना होगा? टाउ मैक्स अपॉन अरे भैया, अब तुम लोगों में ठेले पे केला खरीदने भेजूंगा लग रहा है। अरे सुनो, जब हमारे पास 10 रुपया था, जब हमारे पास कितना था? 10 रुपया था, आर क्या है? 10 रुपया, तो टाउ केला है, ठीक ना। तो हमको यहां, और ये अधिकतम केला है, ठीक ना। जब हमारे पास 10 रुपया था तो अधिकतम केला कितना मिला? टाउ मैक्स। तो जब हमारे पास 1 रुपया होगा तो हमें कितना केला मिलेगा? टाउ मैक्स अपॉन आर, टाउ मैक्स अपॉन। अब आपके पास 1 रुपया नहीं है, अब आपके पास व्हेन रेडियस इज, हमें कहां निकालना था भाई? स्मॉल आर पे निकालना था। अब हमारे पास रेडियस कितना है? अब 10 रुपए में मैक्सिमम केले मिले थे, 1 रुपए में टाउ मैक्स अपॉन आर केले मिले। अब हमने आपको कहा कि आप 8 रुपया लेके जाओ, 1 रुपया में मिल गया, सॉरी, 1 रुपए में केला खरीद लिया। अब 5 रुपए में कितने मिलेंगे भाई? 1 रुपए में जितना मिला था उसमें 5 से क्या कर देंगे? तो जब रेडियस आर होगा तब टाउ कितना होगा? टाउ मैक्स अपॉन आर मल्टीप्लाई स्मॉल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हमको नहीं मालूम था, लेकिन एक एक नियम से हमने यहां खोज लिया कि जब रेडियस स्मॉल आर होगा तब टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है ना? पुट कर देते हैं यहां, डी टी आर इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू वहां से बताइए कितना आएगा? टाउ मैक्स अपॉन आर इंटू स्मॉल आर, साथ में यहां पर डी ए इंटू आर। सो डी टी आर इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है? ना ध्यान दें, ये क्या है? दिस इज द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक ना, या रेसिस्टिव टॉर्क डेवलप इन द शाफ्ट। क्लियर है? एक चीज बताओ, यहां पर ये आर स्क्वायर इंटू डी ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? ये कुछ बता, किसी चीज की याद दिला रहा है क्या? आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा था, आर स्क्वायर इंटू डी ए किसकी याद दिलाता है हमें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भूलना नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ठीक ना। अगर आपने याद किया होगा, ध्यान दें यहां पर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये कौन सा होगा?
ये z एक्सिस, ठीक ना, ये स्मॉल एरिया dA और डिस्टेंस कितना है r, ठीक ना, तो r स्क्वायर r इंटू डीए, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट z एक्सिस। ध्यान दे ये एक्सिस कौन सा है, ये x, ये y और ये z, तो r इंटू डीए दिस इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। दूसरा r स्क्वायर इंटू दिस इज व्हाट, दिस इज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, और इसी सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक ना। r स्क्वायर इंटू डीए दिस इज नथिंग बट इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस, अबाउट z एक्सिस, और z एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसे हम क्या कहते हैं भैया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं, z एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ। ये सब मैकेनिक्स में था, सब गायब हो चुका है, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। dTr ये आ गया था हमारा टाउ मैक्स अपॉन r इंटू r स्क्वायर इंटू डी, ठीक है जी ना। ये किसके द्वारा है, ये किसके लिए है, स्ट्रिप के लिए। ये जो हमने सर्कुलर स्ट्रिप लिया था इसके द्वारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेवलप हो रहा है वो है, ठीक ना। तो फॉर कंप्लीट क्रॉस सेक्शनल एरिया, फॉर कंप्लीट क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा भाई, इसको क्या कर देंगे हम लोग, तो TR सीधे सीधे क्या लिखेंगे, रेसिस्टिंग टॉर्क या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन टाउ मैक्स अपॉन r इंटू r स्क्वायर डी। सो TR इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन r, बाहर हो गया, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन r स्क्वायर। याद कीजिए इसी r इंटीग्रेशन r स्क्वायर डी को अब हम कंप्लीट के लिए क्या कह सकते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, ठीक ना। क्लियर है। हियर इंटीग्रेशन r स्क्वायर डी रिप्रेजेंट क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझ में आ रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, कैपिटल J, और कैपिटल J की वैल्यू कितनी होती है भाई, पाई बाई 32 d टू दी पावर, इतना ही होता है। TR इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन R इंटू क्या आ गया, J, ये है ना। सो TR बाई J इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन R। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला भाई, TR अपॉन J इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन R इज इक्वल टू Z थीटा अपॉन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड टॉर्शन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन फाइनल आया इसे ही हम क्या कहते हैं, टॉर्शन इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है। तो इसका खास ध्यान रखना है और इसको कम से कम 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है ताकि हर एक चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आज हम लोग यहीं रहने देंगे।
नेक्स्ट डे हम लोग इसको यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।